हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चैप्टर 8 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम पढ़ रहे थे और इसमें आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में एजुकेशन सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई 1950 से लेके अब तक। इसमें थोड़ा सा डेटा होगा जिसे थोड़ा सा याद रखना होगा, जितना पॉसिबल है उतना मैंने लिखा हुआ है। थोड़ा सा और डिटेल पढ़ना चाहेंगे तो बुक्स हैं आपके पास। अब इसमें 9 पॉइंट्स हैं जिसे हमें सभी को कवर करना है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन का विस्तार यानी कि एक्सपेंशन कितना हुआ। इन 1951 हार्डली 18.33% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज लिटरेट। 1951 की बात करें, 1951 की बात करते हैं तो उस टाइम टोटल पॉपुलेशन का 18.33% ही जो एजुकेशन थी पॉपुलेशन थी वो एजुकेटेड थी, यानी कि वो लिटरेटेड थी, वो पढ़ लिख सकती थी इंडिया में। इन 2011 की बात करते हैं, क्योंकि लास्ट सेंसस 2011 की बात करते हैं तो द परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स इंक्रीज टू 74.04%। तो 2011 में 74.04% लोग इंडिया में लिटरेट हो गए थे, यानी कि लिखना पढ़ना जानते थे। तो ये हो गया कि 1951 में 18.33% पॉपुलेशन लिटरेट थी और जो बढ़ करके 2011 में कितनी होगी 74.04% हो गई। दूसरा है एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए एजुकेशन जो एकेडमिक एजुकेशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है एलिमेंट्री एजुकेशन जिसमें 1st to 8th तक क्लास आती है। फिर है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन जिसमें 9 to 12th आता है। 9 10th को सेकेंडरी और 11 12th को सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है। तो 9 to 12 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल हो गया और उसके बाद 12th से ऊपर उसे बोला जाता है हायर एजुकेशन। तो यहां तीनों की बात करेंगे हम। तो पहले है एलिमेंट्री एजुकेशन। इट कवर्स 1st to 8th क्लास 1st to 8th इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। इसमें 6 से लेके 14 ईयर तक के बच्चे आते हैं और क्लास होती है 1st से लेके 8th क्लास तक के बच्चे होते हैं इसमें। इन 1950-51 में द नंबर ऑफ स्कूल्स वर 2.23 लाख। तो अगर हम 1950-51 की बात करें, 1950-51 की बात करें तो नंबर ऑफ द स्कूल कितने थे 2.23 लाख, यानी कि 2,23,000 जो स्कूल्स थे। कौन से? जो 1st से लेके 8th तक जहां बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स, क्लास 1st to 8th और एज ग्रुप होता है इसका 6 to 14 ईयर। और इन 2015-16 का जो डेटा है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग इट इंक्रीज टू 12.70 लाख। कितने हो गए 12.6, यानी कि 12,70,000 जो है स्कूल हो गए बढ़ करके। जो कितने थे पहले 50-51 में जो स्कूल थे वो थे 2.23 लाख, जो बढ़ करके 15-16 में कितने हो गए 12.70 लाख हो गए। अच्छा, उसके बाद सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन आती है। 1950-51 में देयर वर 7.4 थाउजेंड स्कूल्स विद 15 लाख स्टूडेंट्स। अगर 50-51 की बात करें तो 7.4 थाउजेंड, केवल 7.4 थाउजेंड स्टूडेंट थे, स्कूल्स थे और जिनमें 15 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। कौन से? 9 to 12 तक थे। और इन 2015-16 की बात करें तो नंबर ऑफ दीज स्कूल्स इंक्रीज टू 2.52 लाख। तो ये बढ़ करके 7.4 थाउजेंड से बढ़ करके
52 यानी कि 2,52,000 हो गए स्कूलों की संख्या। एंड नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्रीज टू 3.2 करोड़। 3.2 करोड़ हो गए 9 to 12 के जो स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, इन 1987-88 नवोदय विद्यालय जो स्टैब्लिश हुए वो 1987-88 में हुए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नवोदय विद्यालय स्टैब्लिश किए वो 1987-88 में किए। और इन प्रेजेंट 565 नवोदय विद्यालय यानी नवोदय स्कूल्स इंडिया में फंक्शन में है, यानी कि काम कर रहे हैं। और उसके बाद एक आते हैं केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय को हम सेंट्रल स्कूल भी कहते हैं। और ये जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किए। और ये क्यों किए? क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉइज हैं वो ट्रांसफर में जाते हैं तो उनको एडमिशन, उनके बच्चों के लिए एडमिशन की प्रॉब्लम होती थी। तो उसे सॉल्व करने के लिए ये केंद्रीय विद्यालय स्टैब्लिश किए थे। और इन प्रेजेंट नंबर ऑफ द स्कूल्स कितने हैं? 1128 स्कूल्स हैं विद 12.6 लाख स्टूडेंट्स। कितने हैं इसमें? 12.6 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इन प्रेजेंट। और उसके बाद है हायर एजुकेशन। अब उसके बाद हायर एजुकेशन की बात आती है। देखो तीन चीजें इसमें होंगी। पहली बात इसमें 50-51 में 7.4 थाउजेंड स्टूडेंट्स थे, जो बढ़ करके 15-16 में कितने हो गए? 7.4 थाउजेंड स्कूल से बढ़ करके हो गए 2.52 लाख। और जिनमें बच्चे हो गए 3.2 करोड़। और उसके बाद सेकंड पॉइंट हो गया नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय कब स्टैब्लिश हुए? 87-88 में हुए। और उनकी संख्या कितनी है? 565 नवोदय स्कूल्स और फंक्शन कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड हो गया इसमें कि केंद्रीय विद्यालय जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया। और उसमें सेंट्रल स्कूल्स जिसे कहते हैं वो कितने हैं? स्कूल्स की जो संख्या है वो है 1128 और जिनमें स्टूडेंट्स हैं 12.6 लाख। और उसके बाद फोर्थ आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में अकॉर्डिंग टू 2015-16 टोटल यूनिवर्सिटीज वर 799। यानी कि अगर हम 2015-16 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो टोटल यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में वो हैं 799। और देयर आर 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उनमें से 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। और 40 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। यानी डीम्ड यूनिवर्सिटीज का मतलब है जिन्हें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर चला रहे हैं, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के होते हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आती हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज कितनी है? उन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटीज कहा जाता है। वो है 40 यूनिवर्सिटीज। और टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस, जो सब टोटल यूनिवर्सिटी जो इंडिया में फंक्शन कर रही है उनमें सब जो कॉलेजों की संख्या है वो है 39,071 कॉलेजेस हैं। और जिनमें 346 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। कितने कॉलेजेस हैं? 39,071 कॉलेजेस हैं और जिनमें 346 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और इसे कौन चलाता है? ये चलती हैं यूजीसी के थ्रू। यानी कि इन्हें रूल्स रेगुलेशन गाइडेंस जो हमें मतलब किससे मिलती है? यूजीसी से मिलती है। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यूजीसी से इन्हें रूल्स रेगुलेट ये किए जाते हैं हायर एजुकेशन के जो भी कॉलेज, जो यूनिवर्सिटीज। तो इतना आप समझ लीजिए। थोड़ा सा इसे स्पीडली हमें देखना होगा क्योंकि 9 पॉइंट्स हैं। इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ो। अब है फिफ्थ पॉइंट, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन का वोकेशनलाइजेशन यानी कि व्यवसायीकरण करना। इसमें क्या किया जाता है? इसमें गवर्नमेंट ने जो सेकेंडरी लेवल पर कुछ ऐसे कोर्सेज चलाए जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ बिजनेस
से रिलेटेड चीजें सीख सकें। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन फेब 1988। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1988 में वोकेशनलाइजेशन स्टार्ट किया। बाय 2012-13 permission was granted to about 11,000 schools and about 10 lakh students are getting vocational education. तो 2012-13 तक कितनी परमिशन 11,000 स्कूल्स को परमिशन मिल चुकी है और जिसमें 10 लाख स्टूडेंट्स वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है वोकेशनल कोर्सेज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। और वोकेशनल कोर्सेज कौन से होते हैं, कौन से इंट्रोड्यूस किए, यानी कि वोकेशनल कोर्सेज कौन से होते हैं जो कोर्सेज चलाए सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, वो है एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स या और इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और हेल्थ एंड मेडिसिन। इन पर वोकेशनल कोर्सेज चलाए गए। उसके बाद 6 पॉइंट है टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन। टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन। इन 1951 there were 43 पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। तो क्या था 1951 में कुल 43 पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशंस थे, यानी पॉलिटेक्निकल्स जो इंस्टीट्यूट्स थे वो केवल 43 थे। बट नाउ, लेकिन अब देयर आर 1914 पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं और देयर आर 3400 रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस और 3400 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं, विद एन एडमिशन कैपेसिटी ऑफ 15 लाख स्टूडेंट पर ईयर। जिनकी कैपेसिटी, जिनकी एडमिशन वो कितनी कैपेसिटी है, वो है 15 लाख, 15 लाख बच्चे हर साल इंजीनियरिंग करते हैं, इतनी कैपेसिटी है। और एंड 289 मेडिकल कॉलेजेस, और मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं, 289 मेडिकल कॉलेजेस हैं विद एन एडमिशन कैपेसिटी ऑफ 22,680 स्टूडेंट्स पर ईयर। तो मेडिकल कॉलेजेस की पर ईयर कितने स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, 22,680 की कैपेसिटी है। उससे थोड़ा बहुत कम रह जाए तो अलग बात है, ये तो पूरे ही हो जाते हैं। तो इतने स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। तो इस तरह से जो मेडिकल, टेक्निकल, मेडिकल और एग्रीकल्चर एजुकेशन को का एक्सपेंशन हुआ। और उसके बाद नेक्स्ट है रूरल एजुकेशन। रूरल एजुकेशन का एक्सपेंशन, 14 रूरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन फंक्शनिंग। तो टोटल कितने जो बड़े रूरल रूरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो 14 हैं पूरे देश में, वो काम कर रहे हैं। चिल्ड्रन SC एंड ST गेट फ्री एजुकेशन इन ऑल द स्टेट्स। और जितने भी SC और ST, SC मीन्स शेड्यूल कास्ट और ST शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चे फ्री एजुकेशन पूरे हर स्टेट्स में, इंडिया के हर स्टेट्स में पा रहे हैं। उसके बाद एक है एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन। एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन का एक्सपेंशन किया गया। नेशनल लिटरेसी मिशन, यानी कि नेशनल लिटरेसी मिशन, तो राष्ट्रीय साक्षरता अभियान जिसे हिंदी में बोलते हैं, वह सेटअप इन 1988 में ये स्टार्ट हुआ। देखो ये कुछ डेट्स वगैरह, कुछ डेटा याद रखना है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं। आजकल जो पैटर्न चेंज हो गया, अब 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आपको मिलने लगे हैं, तो उसमें हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसे याद रखें। तो नेशनल लिटरेसी मिशन वाज सेट अप इन 1988 सिंस 1976, उससे पहले, यानी कि जो नेशनल लिटरेसी मिशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ, वो कब सेटअप किया गया, रखा गया, मतलब स्थापित किया गया, वो 1988 में। बट उससे पहले 1976 से फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड। तो फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम चलाए गए थे और जिसमें मीनिंगफुल एजुकेशन दी जाती थी एज ग्रुप ऑफ 15
टू 25 ईयर्स को, जो यूथ हैं 15 से 25 साल के, उनको मीनिंगफुल एजुकेशन यानी कि कुछ काम कर व्यवसाय से रिलेटेड, काम करने से रिलेटेड शिक्षाएं दी जाती थी। और उसके बाद 9 है टोटल लिटरेसी कैंपेन, पूर्ण साक्षरता अभियान। पूर्ण साक्षरता अभियान में साक्षर भारत के नाम से ये प्रोग्राम, ये कैंपेन चलाया गया, ये प्रोग्राम चलाया गया। और इसमें जो सेंट्रल फोकस है वो फीमेल एजुकेशन को दिया गया, क्योंकि जो अगर हमें पूरा देश जो है, पूरा भारत जो है साक्षर बनाना है तो फीमेल को ज्यादा देखना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। किसी स्टेट में, जैसे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां फीमेल एजुकेशन को विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उस पर ज्यादा फोकस सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। और एज ग्रुप ऑफ 15 एंड अबव, जिसमें 15 और उससे ऊपर, क्योंकि 15 तक तो बच्चे स्कूल जाते भी हैं, तो उससे ज्यादा, फिर वहां से ज्यादा फोकस करने की जरूरत इसलिए मानी गई कि वहां तक देख लेते हैं कि 15 से ऊपर कोई ऐसा तो नहीं जिससे लिखना और पढ़ना नहीं आता, तो इसलिए इसे साक्षर भारत के नाम से जाना गया। तो इस तरह से एजुकेशन सेक्टर में ग्रोथ हुई और उसका एक्सपेंशन किया गया। इतना इसे नोट कर लीजिए। और बस थोड़ा सा और है इसमें, चलिए छोटा सा टॉपिक और है, एजुकेशन स्किल आर चैलेंजिंग प्रिपरेशन, यानी कि एजुकेशन अभी भी एक चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव है, यानी कि चैलेंजिंग प्रिपरेशन है। अब ये चैलेंजिंग इसे कहा जाता है जिसको प्राप्त करने में कुछ प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं, जिसकी दिक्कतें आती हैं, उसे चैलेंजिंग कहा जाता है। तो शिक्षा को पूरी तरह से भारत को शिक्षित करना, साक्षर भारत बनाना अभी चैलेंजिंग क्यों है, इसके कारण क्या है, इसके 6 रीजन यहाँ पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। हमारे देश में अभी बहुत ज्यादा लोग इलिटरेट हैं, बहुत ज्यादा संख्या इलिटरेट है। अगर हम पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखें तो भारत में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जो इलिटरेट हैं वो यहाँ है। जैसे कि कह सकते हैं आप कि 36 करोड़, आज की डेट में भी 36 करोड़ लोग इलिटरेट हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एजुकेशन स्किल आर चैलेंजिंग प्रिपरेशन। दूसरा है इनएडुकेट वोकेशनलाइजेशन, अपूर्ण जो है वो व्यवसायीकरण या वोकेशनलाइजेशन जो है वो पूरी तरह से नहीं है। कैसे कि हम इससे पहले हमने पढ़ा कि जैसे कि सीनियर सेकेंडरी लेवल पर और हायर लेवल पर हमने वोकेशनलाइजेशन किया, बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह खोले। तो लेकिन क्या है कि हमारी जो डिग्री है वो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो डिग्री ओरिएंटेड है। डिग्रियां हमने देखी लेकिन वो रोजगार लोगों को नहीं मिल पाता, तो इसलिए वोकेशनलाइजेशन नहीं हो पाता। अगर हम देखें कि हमारे जो कंट्री के जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ भीड़ लगी रहती है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। वहाँ से आपको आइडिया लग जाता है कि कितने लोग डिग्री लेकर घूम रहे हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जेंडर वाइज। जेंडर वाइज का मतलब होता है मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड में अंतर करना, ये जेंडर वाइज कहलाता है। तो ये एक इंडियंस की जो ज्यादा बैकवर्ड रीजन के लोग हैं, उनके दिमाग को आप चेंज नहीं कर सकते। उनके दिमाग में ये है कि जो फीमेल चाइल्ड है यानी कि गर्ल चाइल्ड है या लड़की है, उसको पढ़ा करके क्या करना है। तो जब तक उनके दिमाग में ये होगा तो आप उन्हें जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते, और जब तक नहीं पढ़ाएंगे तो 100% साक्षरता नहीं हो सकती इंडिया में। तो ये जेंडर वाइज भी उसका कारण है। और उसके बाद नेक्स्ट है लो रूरल एक्सेस लेवल, ग्रामीण लोगों की पहुंच से दूर होना एजुकेशन सिस्टम ग्रामीण लोगों की पहुंच से अभी तक भी दूर है। इसलिए क्यों दूर है, देखिए प्राइमरी लेवल का आप कह सकते हैं कि स्कूल बहुत सारे गांव में बहुत सारे खुले हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो हायर एजुकेशन है या सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसके स्कूल्स बहुत ज्यादा गांव में नहीं है। उसके लिए उन्हें दूर तक का सफर करना पड़ता है, जिसमें उन्हें बहुत सारी परेशानियां हैं। कैसे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वहां तक किराए भाड़े की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो शहर के लोगों को कम होती हैं, क्योंकि शहर में ये सुविधाएं आराम से आसपास में मिल जाती हैं। ग्रामीण लोगों को बहुत दूर तक जाना होता है। तो कह सकते हैं कि लो रूरल एक्सेस लेवल यानी कि जो पहुंच से ग्रामीण लोगों की पहुंच से थोड़ा दूर है।
उनका जो पहुंच का लेवल है वो डाउन है। और उसके बाद फिफ्थ है प्राइवेटाइजेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हर चीज को प्राइवेट सेक्टर में करती जा रही है, तो एजुकेशन को भी बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में कर दिया गवर्नमेंट ने, और जिसका जो इफेक्ट है वो गरीब लोगों पर ज्यादा पड़ता है। अमीर लोग तो प्राइवेट सेक्टर में भी बच्चों को पढ़ा लेते हैं, उनकी फीस वगैरह दे देते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन गरीब लोगों का जो प्राइवेट सेक्टर में जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, जो गरीब लोगों को से पूरे नहीं हो पाते, इसलिए वो उस पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, उन पढ़ाई को नहीं करवा पाते। तो ये प्राइवेटाइजेशन का कारण होता है, और इसी वजह से एजुकेशन अभी तक पूरी तरह से हमारे लिए मतलब चैलेंजिंग बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट 6 है लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। गवर्नमेंट का एजुकेशन पर कम खर्च करना भी एक कारण है। एजुकेशन जो हमारे लिए चैलेंजिंग बनी हुई है अभी तक, उसका कारण है क्योंकि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन तो कर रही है चीजों का, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, लेकिन जो उसे खर्च करना चाहिए एजुकेशन के क्षेत्र में उसे नहीं कर रही है। जैसे कि उतना नहीं कर रही है जितना करना चाहिए। जैसे कि कमिटमेंट, गवर्नमेंट का अपना कमिटमेंट था कि 6% ऑफ जीडीपी हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे, और वो एक्चुअल में कितना कर रही है, 4 या 5% ऑफ जीडीपी ही खर्च कर रही है, पूरे 6% भी खर्च नहीं कर पा रही है। जब तक प्रॉपर बिल्डिंग और प्रॉपर फैकल्टी और प्रॉपर सुविधाएं नहीं होंगी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में एजुकेशन के, जो गवर्नमेंट के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें, तब तक एजुकेशन सब गरीब बच्चों को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में उनका पॉसिबल नहीं है पढ़ाना, और गवर्नमेंट खर्च करके ये सब चीजें सुविधाएं दे नहीं पा रही है। तो इसलिए भी हमारे लिए एजुकेशन स्टिल चैलेंजिंग प्रिपोजिशन, तो ये चैलेंजिंग प्रिपोजिशन बना हुआ है। तो इसके साथ आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और ये अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करते रहें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।